हेलो। नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका आज की इस क्लास में। तो आज हम अपनी पीवाईक्यू सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा 11th सेशन है पीवाईक्यू सीरीज का। तो आइए शुरू करते हैं। द प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना इज फॉर इंडियन सिटीजन्स इन द एज ग्रुप ऑफ डैश। जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है वो कौन सी एज ग्रुप के लोगों के लिए है। तो पहले तो देखते हैं ये स्कीम है क्या। ये एक गवर्नमेंट की लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है ना। लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है जो कि गवर्नमेंट की जो ट्रिपल एस स्कीम है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, उसके अंडर आती है। इसके अंडर में तीन स्कीम्स हैं। पीएम जेजेबीवाई, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, एक है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, और एक है अटल पेंशन योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है, इसमें लाइफ इंश्योरेंस होता है और इसमें 2 लाख का कवर होता है। ठीक है। सुरक्षा बीमा योजना जो है वो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है। इसमें भी 2 लाख का है इंश्योरेंस, पर वो एक्सीडेंट के केस में। और अगर डेथ होती है तो 2 लाख मिलेंगे, अगर डिसेबिलिटी है तो 1 लाख रुपए मिलता है ना? तो ये होता है सुरक्षा बीमा योजना। और अटल पेंशन योजना एक पेंशन स्कीम है। पेंशन स्कीम है, जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम कर रहे हैं उनके लिए ये स्कीम। इसमें उनको 1,000 से लेके 5,000 तक की पेंशन मिलती है, डिपेंडिंग कि वो कौन सी पेंशन ऑप्ट करते हैं, है ना। अब इसमें हर स्कीम में अलग अलग एक एज ग्रुप है कि उस एज ग्रुप के लोग ही इस स्कीम को अवेल कर सकते हैं। अगर जीवन ज्योति बीमा की बात की जाए तो ये होती है 18 से 50। सुरक्षा बीमा की जाए तो ये 18 से 70। और अटल पेंशन है 18 से 40। सिर्फ इन एज ग्रुप के लोग ही इन स्कीम्स का फायदा उठा सकते हैं। एक बार आपने जैसे मान लीजिए आप 50 की जगह 51 हो गए तो आप जीवन ज्योति बीमा के लिए एलिजिबल नहीं होते। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स थी गवर्नमेंट की, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। अब हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि जीवन ज्योति बीमा योजना की जो है वो एज ग्रुप क्या है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, 18 से 50। अगला सवाल है, पंडित जसराज, भीमसेन जोशी एंड जाकिर हुसैन आर एसोसिएटेड विथ विच फॉर्म ऑफ म्यूजिक। ये जो तीन आर्टिस्ट के नाम दिए गए हैं वो कौन सी फॉर्म ऑफ म्यूजिक के साथ एसोसिएटेड है। तो ये जो आर्टिस्ट हैं ये एसोसिएटेड हैं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से। ऑप्शन सी। पंडित जसराज जी की बात की जाए तो वो वोकलिस्ट थे, है ना। वोकलिस्ट थे, वो गाना गा उनको क्लासिकल राग जो होते थे उसकी मास्टरी थी। और भीमसेन जी भी, भीमसेन जोशी जी भी वोकलिस्ट ही थे, है ना। अ, किराना घराना को ये बिलोंग करते थे। ठीक है। और जाकिर हुसैन साहब तो हम सब जानते हैं, बहुत ही बड़े तबला वादक थे। तो ये सारे क्लासिकल म्यूजिक से रिलेटेड पर्सनालिटीज हैं। लॉर्ड कर्जन डिक्लेयर्ड द पार्टीशन ऑफ डैश इन 1905। 1905 में लॉर्ड कर्जन जो थे, इन्होंने किसका पार्टीशन अनाउंस किया था। तो उस टाइम पे पार्टीशन हुआ था बंगाल का। ऑप्शन डी। अक्टूबर 16 1905 को ये पार्टीशन इफेक्ट में आया था। और जो बंगाल था उस टाइम पे उसको दो हिस्सों में बांटा गया था। एक था ईस्ट बंगाल प्लस आसाम, और एक था वेस्ट बंगाल। इन
दो हिस्सों में उस टाइम पे बांटा गया था। लॉर्ड कर्जन उस टाइम पे वॉइसरॉय थे इंडिया के, ठीक है। उन्होंने रीजन दिया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्क है उसमें एफिशिएंसी आएगी, इस कारण से इस रीजन को दो हिस्सों में बांटा जा रहा है, ठीक है। तो अक्टूबर 16 1905, ये डेट याद रख लीजिएगा। हालांकि इसके बाद जो इनका ये ऑर्डर था, ये रिवर्स हो गया था, है ना। और 1911 में ये जो पार्टीशन था उसको निरस्त कर दिया गया था, ठीक है। काफी अपोज किया गया था इस फैसले को। उसके बाद इस पार्टीशन को इस ऑर्डर को निरस्त कर दिया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रेफर्ड टू इन द एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी? इनमें से कौन सी चीज जो है वो पॉवर्टी एस्टिमेट करने के लिए काम आती है? तो पॉवर्टी एस्टिमेट करने के जो सबसे कॉमन मेजर है वो है मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, ऑप्शन डी। मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर होता क्या है कि हर महीने एक इंडिविजुअल जो है एक घर में वो कितना खर्चा कर सकता है ना। अ, जो एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, एवरेज एक्सपेंडिचर हर महीने का, वो एक हाउस होल्ड कितना कर रहा है, उससे अंदाजा लगाया जाता है कि पॉवर्टी एस्टिमेट की जाती है उससे। इससे हमें लिविंग स्टैंडर्ड भी पता पड़ जाते हैं और इकोनॉमिक कंडीशन जो है पॉपुलेशन की वो पता पड़ जाती है। अब करवाता कौन है ना। तो इसको करवाता है NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ठीक है। ये सर्वे करवाता है और जो ये मेट्रिक है ना, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, उसको पता करता है। आगे बढ़ते हैं। गुरु शशधर आचार्य was awarded Padma Shri in 2020 for his contribution to which of the following? इनमें से कौन सी चीज के कंट्रीब्यूशन के लिए गुरु शशधर आचार्य जो है उनको पद्मश्री मिला था सन 2020 में? तो शशधर जी जो हैं, आचार्य जी, वो छाऊ डांस के मास्टर थे, है ना। ऑप्शन डी, छाऊ डांस यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। अब छाऊ डांस क्या है? छाऊ डांस एक ट्रेडिशनल इंडियन डांस फॉर्म है ना। इसमें मार्शल आर्ट्स, ठीक है, मार्शल आर्ट्स प्लस जो ट्राइबल और फोक ट्रेडिशंस होते हैं उन सबको इंक्लूड किया जाता है ना। इनको कंबाइन करके ये डांस आर्ट जो है वो परफॉर्म किया जाता है। अब ये होता कहाँ पे है? ठीक है, ये होता है मेनली उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और झारखंड। इन तीन जगह पे ये जो डांस है इसको मेनली परफॉर्म किया जाता है ना। तो छाऊ डांस के एक रिनोन्ड डांसर थे गुरु शशधराचार्य जी, जिसके लिए उनको इन्होंने इनको इसको प्रमोट भी बहुत किया था, जिसके कारण इनको पद्मश्री जो होता है ना, जो वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स है इंडिया में, ठीक है, वो मिला था इनको। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कैलेंडर, वसंत सीजन फॉल्स इन विच मंथ? वसंत सीजन जो है वो इंडियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग कौन से महीने में पड़ता है? इनमें से तो वो पड़ता है चैत्र और वैशाखा, ऑप्शन ए। चैत्र और वैशाखा जो है सीजन, महीने, उनमें ये वसंत सीजन जो है वो पड़ता है, ठीक है। इसको जनरली स्प्रिंग सीजन कहा जाता है, ठीक है। स्प्रिंग सीजन जो होता है उसको वसंत सीजन कहते हैं, ठीक है।
बात की जाए चैत्र की, तो चैत्र जनरली मार्च अप्रैल के टाइम पे, है ना। और वैसाखा जो है वो अप्रैल मई के बीच में ये पड़ता है। इस टाइम पे इंडिया में काफ़ी सारे फेस्टिवल भी होते हैं, जैसे कि होली हो गया, बैसाखी हो गया, है ना। ये सारे फेस्टिवल भी इस टाइम पे मनाए जाते हैं। ठीक है। अगर टोटल सीजन्स की बात की जाए इंडिया में, तो वो 6 सीजन्स हैं टोटल, है ना। 6 सीजन्स हैं टोटल, अगर उनकी बात की जाए, और हर सीजन जो है वो अप्रोक्सीमेटली 2 महीने का होता है ना। 2 महीने का हर सीजन होता है। अब 6 सीजन कौन से हैं? तो स्प्रिंग का तो मैंने जैसे बता दिया, वसंत है। ठीक है। समर जो आता है वो होता है ग्रीष्म। उसके बाद आता है रेनी, तो उसको कहते हैं वर्षा। ठीक है। एक होता है ऑटम, तो वो होता है शरद। और प्री विंटर एक आता है, उसको कहते हैं हेमंत। और इसके अलावा विंटर सीजन जो होता है उसको कहा जाता है शीर। ठीक है। तो ये टोटल 6 सीजन्स हैं जो इंडिया में मनाए जाते हैं, और हर सीजन जो है वो अप्रोक्सीमेटली 2 महीने का होता है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू यूज आयरन फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ वेपन्स इन एज अर्ली एज 1700 बीसी? 1700 बीसी में इनमें से कौन सा देश ऐसा पहला था जिसने आयरन का उपयोग करा था हथियार बनाने के लिए? तो ये जो सबसे पहले इन्होंने किया था, देश था, वो था रोमेनिया। ऑप्शन ए, रोमेनिया। रोमेनिया में एक, कह लीजिए, ट्राइब थी या कम्युनिटी थी, हित्तीस, है ना। हित्तीस जो थे, जो कि आज की डेट में टर्की और रोमेनिया में मिलते हैं, है ना। इन लोगों ने सबसे पहले आयरन का यूज करा था वेपन्स बनाने के लिए। ये सबसे पहली कम्युनिटी थी जिसने वेपन्स बनाए थे आयरन की मदद से, है ना। आंसर हमारा यहाँ पे है ऑप्शन ए, रोमेनिया। Which plant is considered as noxious weed that has a chemical defense mechanism to protect it from predators? इनमें से कौन सा जो वीड है, नॉक्शियस वीड है, उसके अंदर एक केमिकल डिफेंस है जो कि उसको बाहर के जितने भी प्रेडेटर्स हैं उनसे बचाता है। ठीक है। तो ये जो हमारा वीड है उसका नाम है कैलोट्रोपिस। ऑप्शन ए, कैलोट्रोपिस, है ना। इसको मिल्क वीड भी कहा जाता है। और ये जो एरिड और सेमी एरिड रीजन्स होते हैं ना, वहां बेसिकली मिलता है। आपने कई बार देखा होगा, ये पेड़ होता है जिसमें से एक मिल्क वाइट कलर का, है ना, लिक्विड टाइप निकलता है, जिसको मिल्की लेटेक्स कहते हैं। ठीक है। जो कि स्किन पे क्या एक इरिटेशन सी करता है, तो वो होता है कैलोट्रोपिस। इसके अंदर ये जो टॉक्सिसिटी है इसकी, ये जो लेटेक्स की, इसके कारण ये जो इंसेक्ट्स होते हैं, बटरफ्लाई और जो भी बाकी इंसेक्ट्स हैं, उनसे अपना बचाव करता है। एग्रीकल्चर के लिए ये बहुत खराब है। ठीक है। फसलें खराब कर देता है, और जो रिसोर्सेज हैं वो फसल तक पहुंचने नहीं देता, इसलिए ये उनके लिए भी नुकसानदायक है।
तो आंसर हमारा है कैलोट्रॉपिक्स, कैलोट्रॉपिस। सिंगराज आधना इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? सिंगराज आधना आधना जी जो है, वो कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? तो मैं बता दूं, ये हमारे पैरा ओलंपिक है ना, पैरा ओलंपिक है, और ये compete करते हैं शूटिंग में। पैरा ओलंपिक शूटर हैं ये, ठीक है। इंडिया को शूटिंग में रिप्रेजेंट करते हैं, किया था इन्होंने पैरा ओलंपिक्स में, टोक्यो 2020 में। और इसी टाइम ये ब्रॉन्ज मेडल भी जीते थे, है ना। इनके इवेंट की बात की जाए तो वो है P1 मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल। एयर पिस्टल वाला जो इवेंट होता है, उसमें ये compete करते हैं, और उस टाइम पे इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था। ठीक है। उनसे पूछा है कि ये कौन से इवेंट में compete करते हैं, तो हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन सी, शूटिंग। ये जो एयर पिस्टल वाला जो इवेंट है, इसमें इंडिया के जो बाकी एथलीट्स हैं जिन्होंने ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट किया था, बड़े फेमस एथलीट्स हैं, मनु भाकर और सरबजोत सिंह, है ना। इन दोनों ने भी इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, और 2024 में दोनों ब्रॉन्ज मेडल भी लेके आए थे इंडिया के लिए। मनु भाकर इंडिविजुअल भी जीती थी, और मिक्स्ड एयर पिस्टल जो कंपटीशन हुआ था, उसमें इन दोनों की टीम भी जीती थी। द ओरिजिन ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक इज रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज? इनमें से कौन सी डायनेस्टी जो है को माना गया है कि जो कौन सी डायनेस्टी का माना गया है कि उनके टाइम पे जो कार्नेटिक म्यूजिक है उसका ओरिजिन हुआ था। तो ये जो कार्नेटिक म्यूजिक है ना, ये क्लासिकल म्यूजिक का एक फॉर्म है, जो कि साउथ इंडिया में बहुत फेमस है। साउथ इंडिया में ये बहुत फेमस है, और ये आया था विजयनगर डायनेस्टी के टाइम पे। ऑप्शन डी, विजयनगर डायनेस्टी। विजयनगर डायनेस्टी जो है, इनको मेन माना गया है कि इन्होंने एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था इसके डेवलपमेंट के लिए। अब विजयनगर डायनेस्टी की बात की जाए तो ये थी 14 से 17 सेंचुरी तक के लिए। मेनली जो साउथ इंडिया है, वो ऑलमोस्ट सारा ही इन्होंने कवर कर रखा था, ठीक है। और बात की जाए, पहले राजा जो थे वो थे हरि हरा फर्स्ट, और लास्ट रूलर जो थे वो थे श्रीरंगा द थर्ड, है ना। श्रीरंगा द हरिहरा फर्स्ट थे, और श्रीरंगा द थर्ड लास्ट एम्पायर थे। विजयनगर एम्पायर को एक और नाम से भी जाना जाता है, कर्नाटक, कर्नाटक किंगडम, है ना। कर्नाटका, कर्नाटक किंगडम नाम से भी इनको जाना जाता है। और इस टाइम पे एक करेंसी जो चलती थी इनकी, उसका नाम था वराहा, वराहा करेंसी।
उस टाइम पे चलती थी। ठीक है, तो ये कुछ और फैक्ट्स भी हो गए। विजयनगर एम्पायर। और कार्नेटिक म्यूजिक की बात की जाए तो फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक जो कहा जाता है, पुरंदरा दासा। पुरंदर दासा जो है उनको फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। रामकृष्ण गोपाल बंदरकर एंड महादेव गोविंद रानाडे carried out their work of religious reforms in Maharashtra through which of the following organization? ठीक है, तो रामकृष्ण गोपाल जी और महादेव गोविंद रानाडे, इन लोगों ने अपना जो रिलीजियस रिफॉर्म का जो काम था वो महाराष्ट्र में इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आ, आगे बढ़ाया था। ठीक है, तो ये इन्होंने बढ़ाया था प्रथना समाज, ऑप्शन ए प्रथना समाज। ठीक है, प्रथना समाज की बात की जाए तो ये मुंबई बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन था जिसको बनाया गया था 1867 में बाय डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, है ना। इनके द्वारा इसको 1867 में एस्टैब्लिश किया गया था। मेन काम क्या था, हिंदू रिलीजन की जो प्रैक्टिसेस हैं उसको बढ़ावा देना और सोशल रिफॉर्म लाना। मेनली जो ये समाज है इसको स्थापित करने के पीछे जो मेन इंस्पिरेशन था वो था ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज जो कि बंगाल बेस्ड था, वो इसका मेन मोटिवेशन था। ठीक है, मेन मोटिवेशन था इस ऑर्गेनाइजेशन की एस्टैब्लिशमेंट का। और यहाँ पे बंदरकर जी और रानाडे जी की बात की जाए तो इनका जो मेन फोकस था, है ना, वो था वुमेन। वुमेन जो होती हैं उनका अपलिफ्टमेंट, उनका एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट इनका मेन मकसद था। वुमेन एम्पावरमेंट कैसे, इन्होंने मेन काम करा वुमेन एजुकेशन पे। ठीक है, चाइल्ड मैरिज जो है उसको अबॉलिश करना। ठीक है, इसके अलावा विडो री मैरिज है। ये इनके जो मेन मुद्दे थे जिन पे इन्होंने काम किया था। ये आप सोच रहे होंगे ये सवाल कहाँ से है, ये मैं बता दूं। जो 2023 में सीजीएल का पेपर हुआ था टीयर वन का, उसमें से ये सवाल पूछे गए हैं, है ना। आज हमने जो बेसिकली मेन सवाल जो कवर कर रहे हैं वो 2023 के सीजीएल की कवर कर रहे हैं ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो इनकी अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। In which of the following states is the National Sports University located? नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है वो इनमें से कौन से अ, राज्य में लोकेटेड है? तो वो लोकेटेड है मणिपुर में। मणिपुर में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मणिपुर। अ, इम्फाल शहर है ना, जो वहाँ का कैपिटल है मणिपुर का, वहाँ पे ये नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी सन 2018 में बनाई गई थी स्पोर्ट्स एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। हाँ, इसके लिए ये एक यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की गई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मणिपुर। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेयर्स ऑफ अर्थ
फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड ऑफ द प्लैनेट, ठीक है। बाहर से अंदर की तरफ जब जाते हैं ना, तो इनमें से कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है जो अर्थ की लेयर्स होती हैं उसका, ठीक है। सबसे पहले जो आता है वो आता है क्रस्ट, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है। फिर आता है मेंटल, फिर है कोर। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्रस्ट जो है वो आउटर मोस्ट लेयर है, जहाँ पे सारे ये ओशनिक क्रस्ट, ओशनिक और कॉन्टिनेंटल जो लेयर्स होती हैं वो इस पे लाई करती हैं। उसके बाद आता है मेंटल, है ना, जो दो हिस्सों में डिवाइडेड है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल, ठीक है। यहाँ पे सेमी सॉलिड रॉक्स और ये सब मिलते हैं, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है कोर। कोर जो है वो उसके बाद आ जाता है, जो कि मेनली आयरन और निकल का बना हुआ है, ठीक है। तो ये तीन लेयर होती हैं अर्थ की। ये बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग dances is not predominantly performed in the Indian state of उड़ीसा। इनमें से कौन सा डांस फॉर्म है जो उड़ीसा में परफॉर्म नहीं किया जाता, ठीक है। तो इनमें से उड़ीसा में परफॉर्म करने करे जाने वाले डांस फॉर्म है पाइका, घुमरा और दाप। भवई जो है, भवई जो है वो उड़ीसा में परफॉर्म नहीं किया जाता। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। भवई की बात की जाए, फोक डांस है ना, फोक डांस है कहाँ का, गुजरात का। गुजरात का फोक डांस है भवई। तो गुजरात में इसको परफॉर्म किया जाता है। पाइका की बात की जाए, तो पाइका एक मार्शल आर्ट फॉर्म है डांस का, जिसको परफॉर्म करता है पाइका कम्युनिटी। ऐसे धाप जो है इसको परफॉर्म करता है कांधा यूनिट, कांधा ट्राइब, ठीक है। कांधा कम्युनिटी जो है वो इसको परफॉर्म करती है। आगे बढ़ते हैं, द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ माइक्रो फाइनेंस लोन्स फॉर एनबीएफसी एमएफआईज इज डैश। एनबीएफसी एमएफआईज क्या होते हैं? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। जो नॉन बैंकिंग, एक तो होती है बैंकिंग कंपनी, एक होता है एनबीएफसी, ठीक है। बैंकिंग कंपनी में तो आपके आ जाते हैं बैंक्स, जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ये सारे आपके बैंकिंग कंपनीज होती हैं। एनबीएफसी में आ जाते हैं बजाज फाइनेंस, ठीक है, श्री राम हाउसिंग फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, ठीक है। ये सारे आपके एनबीएफसी में आ जाते हैं ना। एनबीएफसी बेसिकली नॉन डिपॉजिट टेकिंग एंटिटीज होती हैं। ये नॉर्मली जैसे डिमांड डिपॉजिट जो होते हैं ना, टर्म डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट हो गए और ये सब ये नहीं खुल सकते। तो ये होते हैं एनबीएफसी, ठीक है। एनबीएफसी का जो मेन काम होता है, वो छोटे छोटे लोन जो होते हैं ना, जो रिटेल इंडिविजुअल्स होते हैं, नॉर्मल आम जनता, गरीबों को लोन देना, ठीक है। छोटे अमाउंट के जो लोन होते हैं, 1 लाख तक के लोन, या 50,000, 1 लाख तक के लोन, ये सब इनका काम होता है, ठीक है। एमएफआई जो होते हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, वो जो छोटे बिजनेसेस होते हैं ना, उनको लोन देते हैं, ठीक है। स्मॉल बिजनेसेस जो भी होते हैं ना, उनको लोन देने का काम करते हैं एमएफआई। तो ऐसा नियम है कि एमएफआई जो होते हैं, इनको 75%, ठीक है, अपने टोटल एसेट का जो 75% है, वो माइक्रो फाइनेंस लोन में देना पड़ता है, ठीक है। तो
आंसर हमारे यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, 75% ऑफ टोटल असेट। अब माइक्रो फाइनेंस लोन क्या होते हैं, वो इनमें जनरली जो हाउस होल्ड इनकम होती है ना, जिसकी इनकम 3 लाख से कम है, ठीक है, वो आ जाते हैं ना, वो होते हैं बेसिकली माइक्रो फाइनेंस लोन। तो एनबीएफसी जो होती हैं उनको 75% अपने टोटल एसेट का वो इस लोन के रूप में देना पड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट को हटाए जाने के संदर्भ में इनमें से कौन सा वाक्य सत्य है? ठीक है, तो पहले तो मैं बता दूं, इम्पीचमेंट जो होता है प्रेसिडेंट का, वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 61 में आता है ना। आर्टिकल 61 में पूरा प्रोसीजर दिया गया है कि कैसे प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। सबसे पहला है, इम्पीचमेंट प्रोसेस कैन बी इनिशिएटेड इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। बिल्कुल सही बात है। किसी भी हाउस में, ठीक है, पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में, राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से किसी भी हाउस में इस चीज को, इम्पीचमेंट के प्रोसेस को इनिशिएट किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इम्पीचमेंट चार्जेस मस्ट बी साइंड बाय 1/3 मेंबर्स ऑफ द हाउस, ठीक है, इन विच द प्रोसेस इज इनिशिएटेड। बिल्कुल गलत है। इनिशिएट करने के लिए 1/3 नहीं, 1/4 चाहिए होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है हमारा गलत हो गया। Impeachment process In the impeachment process, a 30-day notice should be given to the president. 30 दिन का नोटिस हमें प्रेसिडेंट को देना पड़ेगा। बिल्कुल गलत बात है ना। 30 दिन का नहीं, हमें देना पड़ता है 14 दिन का। देखिए, 14 दिन का नोटिस देना पड़ता है प्रेसिडेंट को कि ये जो है प्रोसेस स्टार्ट हुआ है ना। तो सी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन इज पास बाय मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। बिल्कुल सही बात है। दोनों हाउस में इस चीज को मेजॉरिटी चाहिए होगी, तब जाके ये जो रेजोल्यूशन है इम्पीचमेंट का वो पास किया जा सकता है। तो यहां पे हमारे आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए एंड डी। ए और डी जो हमारे स्टेटमेंट हैं वो बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इनमें से कौन सा राइट जो है वो फंडामेंटल राइट में इंक्लूडेड नहीं है? तो फंडामेंटल राइट हमारे हैं कितने? फंडामेंटल राइट हमारे हैं टोटल 6। कौन कौन से? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एक है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एक है राइट टू कल्चरल रेमेडीज, उसके अलावा एक है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ठीक है, ये टोटल 6 हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। अब ये जो राइट्स हैं वो टोटल डिफाइन किए गए हैं पार्ट थर्ड जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 12 to 35। 12 से लेके 35 तक जो आर्टिकल है उसमें ये सारे राइट्स बताए गए हैं। अब कौन सा आर्टिकल में कौन सा है, तो राइट टू इक्वलिटी है 14 से 18 में, राइट टू फ्रीडम है 19 से 12, 19 से 22 सॉरी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23-24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन
25 से 28, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये है 32, और एजुकेशनल राइट्स हैं 29 to 30। ठीक है, तो ये सारे फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए हैं। अब हमसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा राइट जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट टू वोट। राइट टू वोट हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, हमारा लीगल राइट है। लीगल राइट है जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 उसमें डिफाइंड है ये जो एक्ट है 1951 का, उसमें इसको लीगल राइट के तौर पे बताया गया है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। When was the स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च्ड इन इंडिया? स्मार्ट सिटी मिशन जो है उसको भारत में कब लॉन्च किया गया था? ठीक है, उसको लॉन्च किया गया था जून 25, 2015। ऑप्शन सी, 2015। 2015 में ये जो मिशन है उसको लॉन्च किया गया था। एम क्या था? टोटल 100 स्मार्ट सिटीज बनाना था। ठीक है, उनको वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देना था। ठीक है, उनका इकोनॉमिक ग्रोथ उनमें लाना था, है ना, और सस्टेनेबली डेवलप करना था उन 100 शहरों को। ठीक है, तो ये लॉन्च किया गया था जून 25, 2015 में। व्हाट इज द कॉमन टर्म यूज फॉर एक्लोस्टोम एक्लोस्टोमा? एक्लोस्टोमा जो होता है उसके लिए कौन सा कॉमन टर्म यूज किया जाता है? तो वो है हुकवॉर्म। ऑप्शन डी, हुकवॉर्म। हुकवॉर्म जो है बेसिकली एक टाइप का वर्म है जो कि ह्यूमंस की इंटेस्टाइन जो होती है उनको इन्फेक्ट करता है ना, उसको इफेक्ट करता है ये। उसको इफेक्ट करता है ये पैरासिटिक वर्म जो है वो। साइंटिफिक टर्म हो जाता है आइक्लोस्टोमा। कॉमन जो टर्म नॉर्मल लैंग्वेज में जो यूज किया जाता है वो होता है हुकवर्म। ऑप्शन डी। 1,3 डायमिथाइल बेंजीन इज ऑल्सो नोन एज 1,3 1,3 डायमिथाइल बेंजीन जो है उसको एक और नाम से जाना जाता है, वो कौन सा है? तो वो है एम साइलिन। एम साइलिन जो है वो, उसको इस नाम से जाना जाता है। होता क्या है? जाइलिन बेसिकली है क्या? जाइलिन एक कलरलेस लिक्विड है। ठीक है, कलरलेस लिक्विड है ना, जो कि बहुत ही हाईली फ्लेमेबल होता है। अ, और बड़ा ही मीठी सी खुशबू आती है इसमें से। वो होता है जाइलिन। इसके 3 फॉर्म है। एक है ऑर्थो जाइलिन, एक है मेटा जाइलिन, और एक है पैरा जाइलिन, है ना। मेटा एम जाइलिन जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इसको 1,3 डाइमेथाइल बेंजीन भी कहा जाता है। जाइलिन की बात की जाए तो वो बेसिकली एक तो इसका काम होता है प्लास्टिक्स बनाना, एक होता है सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं उसको बनाना, है ना। और इसके अलावा जो पेंट और वार्निश जो बनते हैं, पेंट्स जो बनते हैं,
उनको बनाने में भी इसका काम आता है। तो ये कुछ इसके यूजेस भी हो गए। पढ़ते हैं। इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर किसको माना गया? तो ये एक अमेरिका के एग्रोनॉमिस्ट एग्रोनॉमिस्ट थे। इनका नाम था नॉर्मन बॉरलॉग। इनको ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर माना जाता है। इनका जो मेन काम था वो बेस था अमेरिका के, जब हालांकि अमेरिका के रहने वाले थे, मेक्सिको और इंडिया जो है ना, वहां पे इन्होंने मेनली काम करा था। और एक हाई यील्डिंग वीट जो होते हैं, है ना, जो कि डिजीज से जो रेजिस्टेंट होते हैं, मौसम का उनका फर्क नहीं पड़ता इतना, ठीक है। वो वीट जो है इन्होंने डेवलप करी थी। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। नोबेल पीस प्राइज मिला था इनको 1970 में। तो ये थे फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। अब वर्ल्ड की बात की जाए तो नॉर्मन बोरलॉग हो जाते हैं। इंडिया की बात की जाए तो वो थे एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन जो है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया में। द स्टेट ऑफ केरला वर्सेस लीसामा जोसेफ केस डील्स विद। ठीक है, ये जो केस था स्टेट ऑफ केरला वर्सेस लीसामा जोसेफ केस, ये क्या चीज के लिए था, है ना? तो ये बेसिकली था राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए ये केस लड़ा गया था, ऑप्शन डी, है ना। अ, जो लीसामा जोसेफ थे, इनको क्या कहते हैं, पोलियो से ग्रस्त थे ये भी, है ना। और इनको स्टेट गवर्नमेंट में नौकरी मिली थी। और जो मेन मुद्दा था इस केस का वो ये था कि क्या जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, डिसेबल्ड लोग जो हैं, उनको प्रमोशन में रिजर्वेशन का अनुमान वो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए केस लड़ा गया था। और केस का जो फैसला था वो आया था 2021, जून 28 2021 में, ठीक है। और एक बड़ा सिग्निफिकेंट जजमेंट था, ठीक है, जिसने जो डिसेबल्ड लोग थे इनको रिजर्वेशन दिलवाया था प्रमोशंस में। और इनके लिए एक एक्ट भी बना हुआ है, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, ठीक है। उसमें फिर ये चेंजेस जो नियम थे इनको लाया भी गया था, ठीक। तो ये था बेसिकली जो केस लड़ा गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेदा इज द अर्ली स्पेसिमेन ऑफ डैश। ऋग्वेदा जो है इनमें से किसका सबसे पहला स्पेसिमेन है? तो ऋग्वेदा की अगर बात की जाए ना, तो वैदिक लिटरेचर का पार्ट है, ठीक है। वैदिक लिटरेचर का पार्ट है। और वन ऑफ द ओल्डेस्ट, ठीक है, ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट भी है। भाषा की बात की जाए, लिखा गया है संस्कृत में।
जो कि पार्ट है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज की। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। ठीक है। ऋग्वेदा जो है संस्कृत में लिखा गया था, तो वो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का हिस्सा बन गया। इंडो यूरोपियन लैंग्वेज की बात की जाए, बोली जाती थी मेनली आर्यंस जो थे, इंडो आर्यंस, उनके द्वारा। और भाषाएं इसमें आ जाती थी संस्कृत, लैटिन, ग्रीक, है ना। ये बेसिकली लैंग्वेजेस थी जो इसमें आ जाती थी। The remains of Great Bath have been found from the evacuation of which of the following Harappan site? पूछा गया ग्रेट बाथ जो था वो कौन सी हड़प्पन साइट पे मिला था। तो ग्रेट बाथ जो मिला था वो मिला था मोहन जोदारो पे। ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी, मोहन जोदारो। मोहन जोदारो जो है वन ऑफ द सबसे इंपॉर्टेंट साइट जो थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की, वो थी हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था मोहनजोदड़ो। आज की डेट में अगर इसकी बात की जाए तो ये सिंध पाकिस्तान में है ना। सिंध पाकिस्तान में है और एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। कालीबंगन की बात की जाए तो ये अपनी जो प्लोड फील्ड्स थी, ठीक है, इसके लिए फेमस है। लोथल की बात की जाए तो ये अपने डॉकयार्ड, यहाँ पे शिप्स पार्क होते हैं ना, है ना। और जो बीड मोती बनने वाला जो इंडस्ट्री है, ठीक है, उसके लिए बड़ा फेमस था ये। हड़प्पा अपनी अर्बन प्लानिंग के कारण बड़ा फेमस था। और मेन साइट जिसके ऊपर सिविलाइजेशन का नाम ही रखा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग पीक्स इज नॉट लोकेटेड इन द हिमालयन माउंटेन? इनमें से कौन सी पीक है जो हिमालयन माउंटेन में लोकेटेड नहीं है? तो वो है कलसुबाई। ऑप्शन डी, कलसुबाई जो है वो हिमालयन माउंटेन्स है उसमें लोकेटेड नहीं है। तो ये कहाँ पे है? ये लोकेटेड है सह्याद्री, जो कि वेस्टर्न घाट्स पे आ जाते हैं। हाँ, वेस्टर्न घाट्स पे आ जाते हैं ये सह्याद्री। यहाँ पे ये लोकेटेड है और सह्याद्री की हाईएस्ट पीक है सह्याद्री की। बाकी जो है नंदा देवी, कामेट और अन्नपूर्णा, ये तीनों जो है हिमालयन रेंज जो है उसमें लोकेटेड है। सह्याद्री की बात की जाए तो ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। नंदा देवी जो है वो सेकंड हाईएस्ट पीक है इंडिया का। ये लोकेटेड है घरवल हिमालयाज में। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट पीक घरवल हिमालयाज में लोकेटेड है। थर्ड पे जो आता है वो है कामेट। ठीक है, थर्ड हाईएस्ट पीक है और ये लोकेटेड है संस्कार हिमालयस में। और अन्नपूर्णा जो है वो नेपाल में लोकेटेड। ठीक है, नेपाल में लोकेटेड साइट है अन्नपूर्णा।
द साहित्य अकादमी अवार्ड विनिंग नॉवल जिंदगी नामा वॉज रिटन बाय। जिंदगी नामा जो साहित्य है, जिसको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था, वो किसने लिखा था? उसको लिखा था कृष्ण सोबती जी ने। ऑप्शन ए। कृष्ण सोबती जो है, उन्होंने ये जो नॉवल है वो लिखा था, है ना। और ये कि अपनी बोल्ड राइटिंग स्टाइल के लिए भी जाने जाते हैं। इनकी अगर बात की जाए कृष्ण सोबती जी की, इन्होंने मित्रों मरजानी, है ना, और दिल ओ दानिश, ये दो और फेमस नॉवेल्स भी लिखे थे। बाकी बात की जाए अमृता प्रीतम, इन्होंने लिखा था पिंजर और अजीब दास्तां है। ठीक है, ये इन्होंने नॉवेल्स लिखे थे। मन्नू भंडारी जी की बात की जाए तो इन्होंने लिखा था महाभोज, आपका बंटी। ठीक है। ये इनके दो फेमस नॉवेल्स हैं। महादेवी वर्मा जी की बात की जाए तो ये तो पोएट हैं। इनकी पोएम्स का कलेक्शन है यामा, यामा नाम से इनका पोएम का पूरा कलेक्शन। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट ऑथर्स और उनकी कुछ फेमस किताबें थी जो कि इन्होंने लिखी हैं। The National Food Security Act (NFSA) was enacted in which of the following year by Government of India? जो NFSA है ना, एक्ट जो था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, उसको कौन से साल में सरकार लेके आई थी? सरकार उसको लेके आई थी 2013 में। ऑप्शन ए। इसका मेन काम जो है इस एक्ट का, वो है कि जो राइस, व्हीट और कोर्स ग्रेन्स जो होते हैं वो एक सब्सिडाइज्ड रेट पे, मतलब सस्ते दरों में जो गरीब जनता है उसको मिल सके। टारगेट पॉपुलेशन कौन है? टारगेट पॉपुलेशन है 75% ऑफ रूरल पॉपुलेशन और 50% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। ठीक है, ये इनका मेन टारगेट है। अ, एक तरह से ये राइट टू फूड जो है उसकी तरफ एक इम्पोर्टेंट स्टेप था। इसको लाने में जो मेन किरदार था वो था पी पी चिदम्बरम जी का। ठीक है, इन्होंने मेन रोल प्ले करा था इस एक्ट को लागू करने के लिए, जो कि उस टाइम पे इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर थे। इसी के साथ आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके उस ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।